तो साख नियंत्रण का कार्य जो होता है वो आरबीआई के दिशा निर्देश या मौद्रिक नीति के अनुरूप किया जाता है। साख नियंत्रण का तात्पर्य होता है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करना, अर्थात अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करना साख नियंत्रण कहलाता है। यदि अर्थव्यवस्था की आवश्यकता है कि अधिक मुद्रा हो ताकि इन्फ्लेशन अधिक हो, ताकि प्रॉफिट प्रोड्यूसर का बढ़े, तो अर्थव्यवस्था में आरबीआई लोचशील क्या होती है, मौद्रिक नीति अपनाती है, जिसके माध्यम से अर्थव्यवस्था में साख की पूर्ति बढ़ाई जाती है। वही जब लगता है कि अर्थव्यवस्था में ज्यादा इन्फ्लेशन हो गया, मुद्रास्फीति बढ़ गई है, जिसके परिणाम स्वरूप उपभोक्ता को नुकसान हो रहा, उनकी रियल परचेजिंग पावर डिक्लाइन हो गई है, तो उस स्थिति में साख को कंट्रोल किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की प्रवाह को कम किया जाता है, मुद्रा की पूर्ति को कम किया जाता है। ठीक है, तो जब अर्थव्यवस्था में जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसके अनुसार मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाना या मुद्रा की पूर्ति को घटाना साख नियंत्रण कहलाता है। साख नियंत्रण के दो तरीके होते हैं। पहला आपका तरीका होता है परिमाणात्मक विधि और दूसरा तरीका होता है आपका गुणात्मक विधि। जब अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष रूप से मुद्रा की मात्रा को कम कर दिया जाता है, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से मुद्रा की मात्रा को कम किया जाता है, मुद्रा की मात्रा को कम कर दिया जाता है, तो इसे हम लोग कहते हैं परिमाणात्मक साख नियंत्रण की संज्ञा देते हैं। वहीं जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा प्रवाह की दिशा को परिवर्तित कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है, तो इसे हम लोग गुणात्मक साख नियंत्रण की संज्ञा देते हैं। दोनों का याद रखिएगा, इसमें प्रत्यक्ष रूप से मुद्रा की मात्रा चलन में कम कर दिया जाता है, प्रत्यक्ष रूप से मुद्रा की मात्रा को चलन में कम कर देना आपका परिमाणात्मक साख नियंत्रण है। और जब अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष रूप से मुद्रा की मात्रा अर्थव्यवस्था में कम नहीं किया जाता, बल्कि खर्च वाली मदें या अन्य चीजें निर्धारित कर दी जाती है कि आपको यहां पर ही लोनिंग करनी है, आपको यहां पर, जब आपकी एक्टिविटी को डिटरमाइन कर दिया जाता है तो उसे गुणात्मक साख नियंत्रण की संज्ञा दी जाती है। अब हम पहला पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं कि परिमाणात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत तीन विधियों का प्रयोग सबसे ज्यादा आरबीआई करती है। ठीक है, तो एग्जाम्स में यही पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि परिमाणात्मक विधि के अंतर्गत कौन कौन से साख नियंत्रण होते हैं। तो पहला इसके अंतर्गत तो होता है आपका बैंक रेट, बैंक दर। बैंक दर वो दर होती है जिस दर पर आरबीआई कमर्शियल बैंकों को उनके प्रतिभूति के आधार पर ऋण प्रदान करती है, और अधिकतर बैंक रेट का प्रयोग दीर्घ काल में किया जाता है, लॉन्ग रन में किया जाता है। ठीक है, तो बैंक रेट वो रेट होता है जिसके अंतर्गत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंकों की प्रतिभूतियों के आधार पर दीर्घकालिक ऋण प्रदान करते हैं, उसे बैंक रेट कहते हैं। ठीक है, दूसरा आपका खुले बाजार की क्रिया। खुले बाजार की क्रिया के अंतर्गत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है, प्रतिभूतियों का खुले बाजार में क्रय तथा विक्रय करती है। प्रतिभूतियों का खुले बाजार में क्रय तथा विक्रय करती है। तो अगर आप खुले बाजार में प्रतिभूतियों को खरीदते तथा बेचते हैं, जब याद रखना प्रतिभूतियां खरीदी जाती हैं तो आपकी मुद्रा किसके पास चली जाती है, कमर्शियल बैंक के पास। ठीक है, मान लो मैं कमर्शियल बैंक से कोई प्रतिभूति खरीदता हूं तो प्रतिभूति तो मेरे पास आ जाएगी, सिक्योरिटी पेपर तो मेरे पास आ जाएगा, एसपी तो मेरे पास आ जाएगा, बट उसके बदले में जो मैं मनी दूंगा वो कमर्शियल बैंक के पास चला जाएगा, और कमर्शियल बैंक के पास अब ज्यादा मुद्रा हो जाएगी जो चलन में डाल देगा। तो अगर मेरे द्वारा प्रतिभूतियों को खरीदा जाता है, एसपी को, सिक्योरिटी पेपर को खरीदा जाता, तो अर्थात मैं अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को बढ़ाना चाहता हूं। वहीं अगर मैं प्रतिभूतियों को बेचना चाहता हूं
तो वो कहलाएगा कि अर्थव्यवस्था में मैं चलन में मुद्रा की मात्रा को कम करना चाहता हूं। जब मैं प्रतिभूतियों को बेचूंगा आरबीआई कमर्शियल बैंक को, तो कमर्शियल बैंक क्या करेंगे, मुद्रा मुझे देंगे। ओके, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ओपन मार्केट ऑपरेशन के द्वारा भी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, प्रतिभूतियों को बेचकर या खरीद कर भी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को प्रभावित किया जाता है। और तीसरा तरीका होता है VRR, वेरिएबल रिजर्व रेशियो। इसके अंतर्गत आपका पहला पॉइंट होता है CRR, कैश रिजर्व रेशियो, एंड सेकेंड पॉइंट आपका होता है SLR, स्ट्रेटजिक लिक्विडिटी रेशियो। जब कोई हम जमा करते हैं, जब कोई कैश डिपॉजिट हम कमर्शियल बैंक में करते हैं, तो वो उसका एक निश्चित भाग आरबीआई के पास जमा करना होता है। तो जब निश्चित भाग आरबीआई के पास जमा करना होता है तो वो कहलाता है CRR। लेकिन कुछ मुद्रा आपको स्ट्रेटजिक लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात के अंतर्गत बैंक में ही रखनी पड़ती है, उसे SLR कहते हैं। तो ये आपको अपने बैंक, ओन बैंक में रखना पड़ेगा कुछ मुद्रा, ताकि तो इस प्रकार अगर CRR का मान बढ़ता है तो आपकी लोनिंग क्षमता कम हो जाएगी। अगर आपका SLR बढ़ता है तो भी आपकी लोनिंग क्षमता कम हो जाएगी। तो अगर दोनों का मान बढ़ेगा तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह कम हो जाएगा, और अगर दोनों का मान घटेगा तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह बढ़ जाएगा। तो ये आप पॉइंट याद रखिएगा कि CRR या SLR बढ़ता है तो इकोनॉमी में दोनों का मान चेंज, मतलब मुद्रा प्रवाह का मान चेंज हो जाता है। अब आइए इन पर हम चर्चा तीनों पॉइंट पर, बैंक रेट पर, और बैंक रेट के अंतर्गत हम रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट पर और डीपली अध्ययन करते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन पर और डीपली अध्ययन करते हैं, एंड VRR, वेरिएबल रिजर्व रेशियो पर और अधिक अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार ये तीनों पॉइंट के अंतर्गत हम और अधिक अपने अध्ययन को डीप करते हैं। तो इन तीनों पॉइंट से बहुत अधिक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनकी डिफिनीशन एग्जाम्स में पूछी जाती है, और किस प्रकार CRR को बढ़ाने से अर्थव्यवस्था में संकुचन होगा कि बढ़ेगा, इस प्रकार के टेक्निकल क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में बहुत अधिक पूछे जाते हैं। ठीक है, बैंक रेट बढ़ने से इकोनॉमी में क्या होगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन की एक्टिविटी बढ़ने से इकोनॉमी में क्या होगी, SLR को बढ़ने से क्या होगा, इस टाइप के एग्जाम्स में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आप इसको बहुत अधिक केयरफुली हैंडल करिएगा। चयनात्मक साख नियंत्रण, जिसको मैं गुणात्मक साख नियंत्रण कहता हूं, चयनात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत निम्न पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला, प्रतिभूति ऋणों की आवश्यकता सीमा या मार्जिन में परिवर्तन, पहला तरीका होता है। ठीक है, दूसरा तरीका हम लोग डिस्कस करेंगे साख की राशनिंग, तीसरा तरीका करेंगे उपभोक्ता साख पर नियंत्रण, चौथा हम लोग डिस्कस करेंगे प्रत्यक्ष कार्रवाई, पांचवा हम लोग डिस्कस करेंगे नैतिक दबाव, और छठवां हम लोग डिस्कस करेंगे विज्ञापन। इन 6 तरीकों से अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को या मुद्रा की पूर्ति को प्रत्यक्ष रूप से छेड़खानी न करके अप्रत्यक्ष रूप से अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह की दिशा तथा दशा दोनों में परिवर्तन किया जाता है। तो इसे आरबीआई कहती है, इनडायरेक्ट रूप से आरबीआई द्वारा चयनात्मक साख नियंत्रण का नाम दिया गया है। तो हम लोग चयनात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत निम्न पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। इन पॉइंट्स को आप देखिएगा कैसे इसमें परिवर्तन होता है। तो अर्थव्यवस्था में साख में परिवर्तन यानी मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन होता है, इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जब बात करते हैं तो बैंक रेट की, जो बैंक रेट जो पॉलिसी थी, इट इज स्टार्टेड फ्रॉम 1839 से बैंक ऑफ इंग्लैंड में इसे सबसे पहले लागू किया गया था। यानी इस टूल्स का, औजार का प्रयोग सबसे पहले 1839 में बैंक ऑफ इंग्लैंड ने एक्सेप्ट किया, और इसके आधार पर साख नियंत्रण की नीति को उन्होंने अपनाया। बैंक दर वो दर होती है जिस दर पर केंद्रीय बैंक सदस्य बैंकों के बिलों की पुनर्कटौती करता है। ठीक है, सिंपल शब्दों में अगर हम कह दें, ये एक टेक्निकल डिफिनीशन है, जिस दर पर आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों को ऋण प्रदान करता है, लोन प्रदान करता है, वो रेट कहलाता है बैंक रेट। बैंक रेट क्या कहलाता है, जिस रेट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
कॉमर्शियल बैंकों को ऋण प्रदान करता है वो रेट कहलाता है आपका बैंक रेट। ठीक है, तो ये अधिकतर बैंक रेट लॉन्ग रन का होता है, लॉन्ग टर्म का होता है, अर्थात दीर्घकालिक होता है, अर्थात दीर्घकालिक होता है। दीर्घकाल के लिए जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिस रेट पर कॉमर्शियल बैंकों को लोन प्रदान करता है वो कहलाता है बैंक रेट। आपका क्लियर हुआ। अब देखिए, अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ऊंचे बैंक रेट पर कॉमर्शियल बैंकों को लोन प्रदान किया जाएगा तो इकोनॉमी में अगर बैंक रेट ज्यादा होगा तो उसके परिणाम स्वरूप जो नॉर्मल पर्सन होते हैं, पीपल्स होते हैं, ये जब लोन लेंगे तो जब बैंक रेट ऊंचा है, ये 10% पे लोन ब्याज पर ले रहे हैं उधार आरबीआई से कॉमर्शियल बैंक, तो ऑटोमेटिक है कि आपको 10% के ऊपर ही अर्थव्यवस्था में लोन प्रोवाइड किया जाएगा। हो सकता है वो 12% हो सकता है 13% हो। क्यों? क्योंकि अर्थव्यवस्था में जहां से कॉमर्शियल बैंक जैसे आपका एसबीआई है लोन ले रहा है, वहीं से क्या करते हैं कि आपका जब लोन का रेट ज्यादा है तो आपको ये लोग जो प्रदान करेंगे तो ऊंचे आपके बैंक रेट पर प्रदान करेंगे। वहीं जब अर्थव्यवस्था में बैंक रेट का मान कम होता है तो अर्थव्यवस्था में ब्याज की दरें कम हो जाती हैं और लोगों को अधिक से अधिक क्या होता है, सस्ते दामों पर क्या होता है, ब्याज की दर कम होती है, जिसके परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था में लोगों को अधिक से अधिक लोन प्राप्त होता है। तो इस प्रकार रिजल्ट क्या निकला कि अगर अर्थव्यवस्था में बैंक रेट का मान कम है, इकोनॉमी में बैंक रेट कम है, तो उसके परिणाम स्वरूप रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा। अगर बैंक रेट कम है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में सप्लाई ऑफ मनी ज्यादा होगी। ये बात तो क्लियर हो गई कि यानी इससे साख विस्तार होगा। अगर बैंक रेट कम होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो सप्लाई ऑफ मनी ज्यादा होगी, अर्थात साख विस्तार होगा। और दूसरा पॉइंट है, अगर बैंक रेट कम होगा, बैंक रेट अधिक होगा तो बैंक रेट ज्यादा होने से रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होने से इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी कम होगी, अर्थात साख संकुचन होगी। ठीक है, तो अब अर्थव्यवस्था में क्या करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखती है कि मुझे बैंक रेट बढ़ाना है या बैंक रेट घटाना है। इन दोनों पर वो डिस्कस करती है कि इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट क्या है। क्लियर है? तो अब आपका बैंक रेट समझ में आ गया कि बैंक रेट वो रेट होता है जिस रेट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंकों को ऋण प्रदान करता है। इसी का दूसरा पार्ट होता है रेपो रेट वो रेट होता है, सेम वही डिफिनीशन है बैंक रेट की, बस अंतर ये होता है कि ये अल्पकालिक होता है। अल्पकाल में जब बैंक रेट को बढ़ाया, अल्पकाल में जब रेपो रेट का मान ज्यादा होता है, यानी इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं रेपो रेट आरआर। जब रेपो रेट का मान ज्यादा होता है तो उससे इकोनॉमी में रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हो जाएगा, और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हो जाएगा तो उसके परिणाम स्वरूप, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हो जाएगा तो उसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह कम हो जाएगा, यानी साख संकुचन होगा। ठीक है, वहीं जब रिवर्स रेपो रेट की बात करते हैं, रेपो रेट जिस दर पर हम लोग क्या करते हैं, लोन देते हैं, और रिवर्स रेट में जिस दर पर प्रतिभूतियां क्या की जाती है, वापस की जाती है, तो ये रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। तो रिवर्स रेपो रेट का मान अगर क्या होता है, परिवर्तित होता है, तो उसके परिणाम स्वरूप भी ब्याज की दरें क्या होती है, परिवर्तित होती है। तो इस प्रकार आपका रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट अल्पकाल में प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है त्रैमासिक बनती है, 3 महीने के लिए बनाई जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होती है, अल्पकाल में रेपो रेट सरकार जारी करती है। और अगर रेपो रेट में गिरावट नहीं है, आपने देखा होगा कि पिछले 3 महीने से यानी जनवरी के बाद जो आपकी रेपो रेट है उसका मान लगातार कांस्टेंट बना हुआ है। तो अर्थव्यवस्था में हम लोग ये समझ गए थे कि इस समय जो लोन का रेट है यानी ब्याज की दर है जो बैंक द्वारा, वो सदैव क्या हो रहेंगी, कांस्टेंट बनी रहेंगी। दूसरा हमारे पास है टॉपिक ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंतर्गत, ओपन मार्केट ऑपरेशन का तात्पर्य होता है
जब अर्थव्यवस्था में खुले बाजार में प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय, बिलों या प्रतिभूतियों का खुले बाजार में क्रय या विक्रय किया जाता है तो इसे हम खुले बाजार की क्रियाएं कहते हैं। खुले बाजार की क्रियाएं संज्ञा देती हैं। अर्थव्यवस्था में खुले बाजार के अंतर्गत प्रतिभूतियों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खरीदती या बेचती है। अब देखिए, मान लीजिए आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ओपन मार्केट में प्रतिभूतियों को बेचने लगे, प्रतिभूतियों को बेचने लगे ओपन मार्केट में, चाहे जो आओ आप लेकर के हमसे जाओ। तो जब ये प्रतिभूतियों को बेचेगा तो आप जब प्रतिभूतियों को बेचेगा तो आप मनी अपनी दे करके इन प्रतिभूतियों को खरीदोगे। तो मनी किसके पास चली जाएगी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास चली जाएगी। तो प्रतिभूतियां आपको मिलेंगी बट मनी आपकी चली जाएगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। तो ये पॉलिसी क्या होती है? जब प्रतिभूतियां आरबीआई बेचता है तो इससे सप्लाई ऑफ मनी कम होती है। ये पॉइंट आपका क्लियर। चलिए, अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रतिभूतियों को वापस खरीदने लगे, वापस खरीदने का तात्पर्य होता है कि हमको वापस कर दो सिक्योरिटी पेपर, ये सिक्योरिटी पेपर, इनको प्रतिभूतियों को सिक्योरिटी पेपर कहते हैं। तो जब सिक्योरिटी पेपर को वापस मांगने लगती है तो उसके बदले में हम लोग अपनी सिक्योरिटी पेपर को किसको देते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को देने लगते हैं। मतलब हम अपनी को मतलब कमर्शियल बैंक, जब कमर्शियल बैंक सिक्योरिटी पेपर को वापस रिजर्व बैंक को देते हैं तो आरबीआई उसके बदले में क्या करता है? मनी देता है। तो इससे अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई बढ़ जाती है। तो याद रखना, ये दो टूल्स है। एक, अगर प्रतिभूतियां आरबीआई बेचेगा तो सप्लाई ऑफ मनी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और अगर आरबीआई सिक्योरिटी पेपर को वापस कर लेगी, अपने पास वापस बुलाएगी, खरीदेगी, तो उससे सप्लाई ऑफ मनी यानी स्टॉक अर्थव्यवस्था में बढ़ जाएगी। ये आपकी ओपन मार्केट ऑपरेशन एक्टिविटी है। ओपन मार्केट ऑपरेशन एक्टिविटी के अंतर्गत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस प्रकार के आपके कार्य करती है ताकि अर्थव्यवस्था की आवश्यकता के अनुसार मुद्रा की पूर्ति अर्थव्यवस्था में बनी रहे। अब हम तीसरी बात करते हैं, आपका जो है वो आपका है VRR, वेरिएबल रिजर्व रेशियो। वेरिएबल रिजर्व रेशियो का तात्पर्य होता है कि जब अर्थव्यवस्था में इसके अंतर्गत दो तरीके होते हैं। इसका प्रयोग सबसे ज्यादा कीन्स ने किया था, और कीन्स ने कब किया था? 1935 में इसका प्रयोग कीन्स द्वारा किया गया था, और इसका प्रयोग ट्रेटाइज ऑफ मनी पर किया गया था। इनकी बुक का नाम है। आपको एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि वेरिएबल रिजर्व रेशियो परिवर्तित कोष अनुपात, परिवर्तित कोष अनुपात का प्रयोग, परिवर्तित कोष अनुपात का प्रयोग किसने किया? तो आप बोलोगे कीन्स ने किया। कब किया? 1935 में। कहां पर उसका उल्लेख मिला पहली बार? ट्रेटाइज ऑफ मनी में यह बुक कीन्स की लिखी गई और इसमें इसके विषय में पहली बार उल्लेख हमको प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ट्रेटाइज ऑन मनी में सबसे पहले बार इसका उल्लेख हमें प्राप्त हुआ। और यह फेडरल रिजर्व सिस्टम यानी अमेरिका के जो बैंकिंग नियम है, जिसको हम वहां का केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व सिस्टम कहते हैं, उस पर इसको सबसे पहले बार क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए लागू किया गया। वेरिएबल यानी परिवर्तित कोष अनुपात के अंतर्गत दो प्रकार की तकनीक का प्रयोग किया जाता है। पहला आपका होता है कैश रिजर्व रेशियो एंड दूसरा प्रयोग तरीका होता है SLR। दो तरीके से अर्थव्यवस्था में क्या किया जाता है कि क्रेडिट को कंट्रोल किया जाता है। ओके, अब CRR की बात करते हैं। जब कोई ग्राहक, मान लीजिए A पर्सन कोई ग्राहक है, ये मार्केट में जाता है और मार्केट में जाकर के 1000 रुपी बैंक को जमा करता है। आपके द्वारा SBI में 1000 रुपए जमा किए गए, सपोज दैट 1000 रुपए जमा किए गए, तो उसके परिणाम स्वरूप आरबीआई आदेश देता कि इसका 10% आपको हमारे पास जमा करना होगा। ठीक है, तो इसका 10% कितना हुआ? 100 रुपये हुआ, अर्थात 900 रुपए आपके पास बचा। यानी अब आपने 100 रुपए तो आरबीआई को जमा कर दिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जमा कर दिए, और बाकी 900 रुपए में आपने इकोनॉमी में लोन बांट दिया। ओके, अर्थव्यवस्था में आपने लोन बांट दिया। अगर आरबीआई CRR का मान बढ़ा करके 20% कर दे, सपोज दैट,
तो अब आप 1,000 रुपए में 200 रुपए किसको दे दोगे? 200 रुपए दे दोगे आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, और आपकी लोन देने की क्षमता घट करके कितनी हो जाएगी? 800 रुपी हो जाएगी। तो अब आपकी ये लोनिंग कैपेसिटी हो जाएगी, लोन देने की क्षमता हो जाएगी। क्लियर हो गया कि जब सीआरआर का मान बढ़ता है, कैश रिजर्व रेशियो का मान बढ़ता है, तो बैंकों की लोन देने की क्षमता कम हो जाती है, और सीआरआर का मान अगर कम होता है तो उसके परिणाम स्वरूप आपकी लोन देने की क्षमता बढ़ जाती है। यही आपका सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, प्रत्येक कैश के पास कितना रिजर्व रखना है। जैसे यहां पर 100 और 1000 का रेशियो था, ये कैश रिजर्व रेशियो था, यानी 10% कैश रिजर्व रेशियो था। लेकिन अगर आरबीआई आपको ऑर्डर करके इसको 20% कर दे, तो हम क्या कहेंगे कि कैश रिजर्व रेशियो का मान बढ़ जाने के कारण बैंकों की लोन देने की क्षमता पहले से कम हो जाती है। तो ये आपका सीआरआर टूल्स है, जिसके माध्यम से क्रेडिट कंट्रोल किया जाता है। दूसरा तरीका होता है एसएलआर। एसएलआर के अंतर्गत आरबीआई बैंकों को आदेश देती कि कुछ लिक्विड मनी आपको अपने बैंक में रखना, ओन बैंक में रखना। ये आपको सीआरआर कहां चला जाएगा? आपका चला जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, यानी उनके कोषागार में। लेकिन एसएलआर वाली जो मुद्रा होती है वो आपको अपने पास रखना पड़ेगा, अपने पास, कि आपको सारी मनी को आप उठा करके आप लेंड या लोन नहीं दे सकते, बल्कि उसका कुछ रेशियो अपने पास आपको रखना होगा। तो एसएलआर क्या होता है? इसे कहते हैं संवैधानिक तरलता अनुपात या स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है, और इस विधि का प्रयोग सबसे ज्यादा द्वितीय विश्व युद्ध में किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध में किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के अंतर्गत इसका प्रयोग किया गया, और उसमें देखिए 1935 में आपका क्या हुआ कि इसका प्रयोग बढ़ा सर्कुलेशन में, लेकिन सबसे पहले प्रयोग किसका बढ़ा? सीआरआर का। बाद में एसएलआर का प्रयोग इसमें ऐड किया गया, जोड़ा गया, कि आपको क्या होता है कि आपका नकद कोष अनुपात यह है कि उसको आपको सीआरआर को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखना पड़ेगा, केंद्रीय बैंक के पास रखना पड़ेगा, और एसएलआर को अपने पास ही रखना पड़ेगा। लेकिन जितना आपके बैंक में डिपॉजिट हुआ है उसका मान लीजिए 25% कर दिया जाए, तो यदि 1000 का 250 रुपए आपको एसएलआर के रूप में रखना होगा, एंड 100 रुपी आपको कहां पे देना होगा? 100 रुपी देना होगा आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करके और समझाता हूं। सीआरआर वो मुद्रा होती है जो बैंक को प्रत्येक डिपॉजिट के बाद आरबीआई को देना पड़ता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को देना पड़ता है। और दूसरा होता है एसएलआर, जो किसी बैंक को अपने पास रखना होता है, ओन, अपने सिस्टम में रखना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए कोई ग्राहक ए आता है, वो 1000 रुपए जमा करता है। 1000 रुपए में अगर सीआरआर का मान 10% है, सीआरआर का मान 10% है, एसएलआर का मान 25% है, तो ये 10% मुद्रा उसे आरबीआई को देना होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, यानी 100 रुपए आपको आरबीआई के खाते में जमा करना है, एंड 25% का मतलब होता है 250 रुपए एसएलआर के रूप में आपको अपने पास रखना है। और सीआरआर वाला मनी, ये जो 100 रुपए मनी है, ये आरबीआई, यानी आपसे इस 1000 रुपए में से लगभग 350 रुपए आपके कम हो गए। अब आपके पास कितने बड़े? 650 रुपए बचे। इस 650 रुपए को आप इकोनॉमी में लोगों को लोन दे सकते हो। ये मुद्रा प्रवाह का आपकी मात्रा, जिसको आप लोन के रूप में बांट सकते हो। लेकिन अगर सीआरआर का मान बढ़कर के 10 से 20% हो जाए, एसएलआर का मान बढ़कर के 30% हो जाए, तो अब आप क्या करोगे? 1000 रुपए में आप 200 रुपए आरबीआई के लिए निकालोगे। आप क्लियर है कि जब सीआरआर का मान बढ़ जाता है, तो सीआरआर का मान बढ़ने के परिणाम स्वरूप अब आप 200 रुपए क्या निकालोगे? सीआरआर के रूप में, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को देना है, एंड आप निकालोगे 30% का मतलब होता है 300 रुपए आप निकालोगे एसएलआर के रूप में, एंड 200 रुपए सीआरआर के रूप में। अर्थात अब आपको 500 रुपए इसको डिवाइड करना है, तो रेस्ट ऑफ अमाउंट कितना बचा? 500 रुपए।
500 रुपए को ही आपको लोन के रूप में डिवाइड करना है, आपको इकोनॉमी में सर्कुलेट करना है। तो देखिए CRR का मान बढ़ गया, SLR का मान बढ़ गया, तो उसके परिणाम स्वरूप इकोनॉमी में लोनिंग कैपेसिटी कम हो जाती है बैंकों की। तो अर्थव्यवस्था में हम ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से अर्थव्यवस्था में हम लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये आपका CRR तथा SLR में परिवर्तन के द्वारा CRR तथा SLR में परिवर्तन के द्वारा अर्थव्यवस्था में मुद्रा की प्रवाह की दिशा तथा दशा दोनों परिवर्तित होती रहती है। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि आपका जो CRR है एंड SLR है, दोनों के महती भूमिका है और दोनों अर्थव्यवस्था में अपना एक्टिव रोल रखते हैं। ठीक है, अब आपको यह परिमाणात्मक के अंतर्गत मैंने तीनों चीजें आपको समझा दी। परिमाणात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत मैंने आपको अभी बताया बैंक रेट के विषय में, ओपन मार्केट ऑपरेशन के विषय में, एंड आपको बताया VRR के अंतर्गत 2 पॉइंट मैंने डिस्कस किया, CRR कैश रिजर्व रेशियो एंड SLR, और SLR का प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध में किया गया, जो कीन्स द्वारा निर्मित 1935 में ट्रेजरी मनी में CRR की विस्तृत विवेचना तो प्राप्त होती है, लेकिन SLR का वास्तव में सैद्धांतिक रूप से हमारे पास आ चुका था, लेकिन अप्लाइड रूप से द्वितीय विश्व युद्ध में इसे लागू किया गया। अब हम बात करते हैं द्वितीय आपका है परिमाणात्मक साख नियंत्रण। परिमाणात्मक साख नियंत्रण वो साख नियंत्रण होता है जिस गुणात्मक साख नियंत्रण की हम लोग चर्चा करते हैं। गुणात्मक साख नियंत्रण जो होता है जिसमें मुद्रा के प्रवाह की दिशा परिवर्तित की जाती है। तो इसके अंतर्गत पहला पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, प्रतिभूति ऋणों की आवश्यकता सीमा या मार्जिन में परिवर्तन। ठीक है, अब देखो इसको एक बड़ा आप समझते हैं। मान लीजिए आपका हाउस पेपर है, घर का कोई पेपर है, हाउस के कोई पेपर है। अब RBI ने आदेश दिया कि हाउस का अगर पेपर है और अगर मकान का दाम 10 लाख रुपए है, तो आप इसका जो आपकी ऋणों की इसमें मार्जिन है कि आप 10 लाख के मकान में 8 लाख रुपए तक का लोन दे सकते हो, ये RBI ने निर्धारित कर दिया। क्लियर है? तो अगर आप 10 लाख रुपए की प्रतिभूति लेकर के जाओगे तो आपको कितने का लोन मिलेगा? 8 लाख का। अगर प्रतिभूति ऋणों की आवश्यकता या सीमा या मार्जिन में परिवर्तन कर दिया, अब RBI ने आदेश निकाला, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आदेश निकाला, कमर्शियल बैंकों को आदेश किया कि हाउस पेपर या हाउस प्रॉपर्टी जैसी प्रतिभूति पेपर पर अगर 10 लाख का कोई प्रतिभूति देता है तो आप 5 लाख रुपए से ज्यादा का लोन नहीं दे सकते। क्लियर है? तो ये RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आदेश करता है किसको? कमर्शियल बैंकों को, कि आपको अगर कोई प्रतिभूति मिलती है, कोई प्रतिभूति पेपर मिलता है, सिक्योरिटी पेपर मिलता है, तो उसके बदले कितना लोन आपको प्रोवाइड करना है। यानी इसका मार्जिन कितना था यहाँ पे? 2 लाख रुपए, और यहां पर कितना मार्जिन हो गया? 5 लाख रुपए। तो ये क्या होता है? मार्जिन में परिवर्तन करके अर्थव्यवस्था में ऋण की मात्रा या मुद्रा की प्रवाह को कम या अधिक किया जाता है। इसे कहते हैं मार्जिन मेथड, जिसके अंतर्गत जो आपका डिबेंचर, आपका जो सिक्योरिटी पेपर होता है, उस सिक्योरिटी पेपर में कितना लोन अवेलेबल होगा, इसका डायरेक्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। तो उसी के आधार पर क्या होता है कि आपको ऋण प्राप्त हो जाता है। आपको ये बात क्लियर हो गई कि अर्थव्यवस्था में कितनी मार्जिन निर्धारित है, उसी के आधार पर आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है। तो इसके अलावा क्या होता है, अन्य कोई सिक्योरिटी पेपर अगर आप लेकर के जाते हैं, कोई आपके पास डिबेंचर पेपर है या अदर सिक्योरिटी पेपर है, तो उन सिक्योरिटी पेपर को लेके जाते हैं तो उसमें मार्जिन कितनी है ये बैंक वालों से पूछना पड़ता है कि अगर मेरे पास 5 लाख रुपए का कोई सिक्योरिटी पेपर है, ठीक है, और ये इससे संबंधित है, तो इस पे आप कितने का लोन दे दोगे। तो वो RBI की गाइडलाइन के अनुसार आपको मार्जिन का निर्धारण करने के बाद बताते हैं कि 5 लाख की प्रतिभूति में हम 3 लाख का आपको लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये होती है मार्जिन में परिवर्तन। तो जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को RBI को बढ़ाना होता है तो मार्जिन क्या कर देता है? मार्जिन आपका इकोनॉमी में कम कर देता है। जब मार्जिन कम कर देता है तो उसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है, और जब
आरबीआई मार्जिन को क्या करेगा, बढ़ा देगा। जब मार्जिन को बढ़ा देगा तो उसके परिणाम स्वरूप सप्लाई ऑफ मनी कम हो जाएगी। ये आपको एक बात तो क्लियर हो गई कि अर्थव्यवस्था में ये जो मार्जिन होती है, ये सीमा होती है कि कितनी सीमा तक हम आपको लोन दे सकते हैं। इसके आधार पर अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। कभी भी आपके पास जितना सिक्योरिटी पेपर है उतने के बराबर लोन नहीं प्रोवाइड किया जाता है। ओके, दूसरा पॉइंट है साख की राशनिंग। साख की राशनिंग के अंतर्गत क्या होता है, राशनिंग ऑफ द क्रेडिट। इसके अंतर्गत क्या होता है कि आरबीआई जो होता है वो कोटा निश्चित कर सकता है और कोई भी विशेष बैंक अगर इसके अंतर्गत आपको लोन देने से भी मना कर सकता है। तो केंद्रीय बैंक क्या होता है कि देखो, आरबीआई जो बैंक होते हैं, कमर्शियल बैंक्स होते हैं, जैसे एसबीआई क्या होता है, वो अधिकतर आपने देखा होगा उन लोगों को लोन ज्यादा देता है जहां से उनको रिटर्निंग की उम्मीद ज्यादा होती है। अगर मैं बात करता हूं तो वो लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर को लोन ज्यादा देते हैं। क्यों? क्योंकि यहां से तुरंत इनको वापस मिल जाता है। लेकिन वहीं पर अगर मैं एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करूं तो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए ये लोग लोन कम देते हैं। कहते हैं कि किसान टाइम पर लौटा नहीं पाता, उनके पास अनसर्टेनिटी ज्यादा होती है। ठीक है, आपने देखा होगा कि बैंक इंडस्ट्रियल सेक्टर में इंटरेस्ट रखता है कि मैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में लोन दूंगा, ना कि एग्रीकल्चर सेक्टर में लोन दूंगा, क्योंकि इनके पास अनसर्टेनिटी ज्यादा होती है और एसेट्स कम होती है, जिससे मुझे ये लौटा नहीं पाएंगे तो मैं कैसे रिकवर करूंगा। ठीक है, लेकिन ये तो बड़ी अजीब बात हो गई कि आप सारा लोन इंडस्ट्रियल सेक्टर को दे दोगे, तो एग्रीकल्चर सेक्टर दैट हैव द इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमी, वो अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो आप इसको क्यों नहीं आप लोन दोगे। अगर आपने इसको लोन नहीं दिया, एग्रीकल्चर सेक्टर को लोन नहीं दिया, तो कैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलपमेंट करेगा। ये बात आरबीआई और हमारा फाइनेंस कमीशन समझता है कि एग्रीकल्चर प्लेइंग द इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमी। तो आप इंडस्ट्रियल सेक्टर को लोन दे रहे हो क्योंकि इनके पास लौटाने की क्षमता अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि इनके द्वारा जो मैन्युफैक्चर कमोडिटी होती है उसको प्राइस के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और इनके पास पैसा आ जाता है तो ये लोग दे देते हैं। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में तो अनसर्टेनिटी होती है, कभी सूखा पड़ गया, कभी बाढ़ आ गई, तो इस प्रकार एग्रीकल्चर सेक्टर में अनसर्टेनिटी ज्यादा होने के कारण ये लोग तो नहीं दे पाते टाइम पे। तो इसका तात्पर्य ये थोड़ा हुआ कि एसबीआई केवल इंडस्ट्रियल सेक्टर को लोन देगी, एग्रीकल्चर सेक्टर को लोन नहीं देगी। तो साख की राशनिंग के अंतर्गत आरबीआई निर्धारित कर देता है कि आप जितना लोन दोगे, ठीक है, उसका 40% आपको एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए देना होगा। ठीक है, आप इनको दो, हम इनको मना ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके जितने लोन होंगे टोटल लोन अमाउंट में से आपके 40% लोन इस सेक्टर के लिए निर्धारित है, आपको देना ही पड़ेगा। आपने क्या किया, ग्रामीण क्षेत्र में क्या किया, स्वरोजगार के लिए लोन नहीं दे रहे हो, नहीं, आरबीआई ने निर्धारित कर दिया कि आपको 10% स्वरोजगार के लिए लोन देना है तो देना। तो इसे कहते हैं साख की राशनिंग। आरबीआई निर्देशित कर देती है कि आपको इस सेक्टर के लिए लोन देना है, तो अब आपको चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो, लेकिन आरबीआई की गाइडलाइन के पालन के अनुरूप में आपको 40% का एग्रीकल्चर सेक्टर में लोन देना है। अब मान लीजिए आरबीआई चाहती है कि एग्रीकल्चर सेक्टर और डेवलप हो तो 10% और बढ़ा दिया, लो अब 50% आपको लोन कहां देना है, एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलपमेंट के लिए। तो आपको चाहे जितना इंडस्ट्रियल सेक्टर वाले डिमांड करें, बट आपको एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए लोन 50% आपको देना ही पड़ेगा। आपको उस फाइनेंशियल ईयर में जितना आपका लोन डिवाइड हुआ, लोन डिस्ट्रीब्यूट हुआ, उसका 50% आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर में हो या ना हो, ये कोई कंपल्सरी नहीं, बट इधर 50% होना अनिवार्य है, जिसके लिए आरबीआई ने साख को निर्धारित किया है। तो इस प्रकार क्या होता है, जो साख की राशनिंग होती है, दैट प्लेइंग द इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमी, और ये अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपने कितना निर्धारित किया। तीसरा पॉइंट हमारे पास है तो उपभोक्ता साख का नियंत्रण। उपभोक्ता साख का नियंत्रण में क्या होता है, उपभोक्ता आप अधिकतर देखोगे टिकाऊ वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, टिकाऊ वस्तुओं को परचेज करते हैं। ठीक है, अब आप ये देखा होगा कि ये लोग क्या करते हैं कि इकोनॉमी में आप देखोगे इंस्टॉलमेंट में बड़ी वस्तुएं खरीदते हैं ना,
आपने देखा होगा टेलीविजन, बड़ा टेलीविजन खरीद लेंगे इंस्टॉलमेंट में, कितने का 50,000 का टेलीविजन है और ये इंस्टॉलमेंट में खरीद लेते हैं। तो आपने देखा होगा जब टीवी खरीदने जाते हैं तो कभी कभी टीवी वाला कहता है कि हम पूरा फाइनेंस कर देंगे, 50,000 रुपए पूरा का पूरा आप ले लो हमसे, मतलब 1 रुपए मत दो। तो यानी वहां पर आरबीआई मुद्रा के प्रसार को बढ़ाना चाह रही है। इसका तात्पर्य हुआ कि वो आरबीआई मुद्रा के प्रसार को बढ़ाना चाह रही है। लेकिन जब उपभोक्ता साख नियंत्रण कर दिया जाता कि नहीं, आरबीआई आदेश देती कि कोई भी टिकाऊ वस्तु के लिए 50% आपको तुरंत लेना होगा, बाकी को ईएमआई में आप कन्वर्ट कर सकते हो, बाकी चीजों को आप ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहां पर अब आपको क्या हो जाएगा, टीवी खरीदने के लिए आरबीआई के आदेश के अनुसार बैंक 25,000 रुपए आपसे कैश मांगेगा, इतना दो गाइडलाइन के अनुसार, और रेस्ट ऑफ अमाउंट जो बचेगा मेरा 25,000 रुपए, वो क्या करेगा, मैं उसका ईएमआई में आपको कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, तो ये उपभोक्ता साख नियंत्रण कहलाता है। जब आरबीआई क्या करता है कि आप जो वस्तुएं खरीदते हैं उसको क्रेडिट पर ना खरीद सकते, कुछ कैश आपको देना पड़े, तो उपभोक्ता साख नियंत्रण कहलाता है। ठीक है, तीनों पॉइंट्स आपको, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो लोगों को बड़ा प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, तीनों को मैंने पॉइंट्स को डिस्कस कर दिया है। और थर्ड आपका प्रत्यक्ष कार्रवाई। लेकिन कभी कभी फिर भी कमर्शियल जो बैंक्स होते हैं वो आरबीआई चाहता है कि इकोनॉमी में ज्यादा मुद्रा का प्रवाह ना हो, कमर्शियल बैंक नहीं मानते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए लोन देने के लिए कमर्शियल बैंक को आरबीआई आदेश करता है लेकिन फिर भी नहीं मानते, तो डायरेक्ट एक्शन उठा लेता है। किस पर, आपको नोटिस भेज देगा कमर्शियल बैंक को कि आप हमारे मौद्रिक नीति के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हो, तो क्यों ना आपकी कैपेसिटी या आप पर लीगल एक्शन लिया जाए। ये प्रत्यक्ष कार्रवाई के लिए धमकी दे देता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और कभी कभी एक्शन भी उठा लेता है। ठीक है, तो जब आपने उपर्युक्त दिशा निर्देश को, इनको बात प्रतिभूति के ऋणों को आवश्यक सीमा में परिवर्तन, इन बातों को आप नहीं एक्सेप्ट करते हो, साख की राशनिंग की बात को एक्सेप्ट नहीं करते हो, उपभोक्ता साख नियंत्रण पर आप नहीं आरबीआई की गाइडलाइन को फॉलो करते हो, तो प्रत्यक्ष कार्रवाई का तरीका अपनाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो प्रत्यक्ष कार्रवाई के अंतर्गत क्या करता है कि वो देखता कि आपकी मौद्रिक नीति के अनुरूप आपके कमर्शियल बैंक कार्य नहीं करते हैं, तो आप उन पर एक्शन ले लेते हो। और अगला है नैतिक दबाव। कभी कभी बैंक, आरबीआई क्या करती है कि सारे बैंकों को बुला करके, जैसे कोविड के कारण हमारी पूरी अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा प्रभावित हुई है, आप करिए समाज के सारे लोग क्या हुए हैं, अधिकतर स्वरोजगार उनका समाप्त हो गया है, जो ठेले लगा रहे थे उनका ठेला समाप्त हो चुका, तो आरबीआई नैतिक रूप से कहता कि कोशिश करिए लोन उनको दीजिए ताकि वो लोग फिर से इकोनॉमी में रिकवर कर सके। जो ठेला वाला है, खोमचे वाला है, छोटी दुकान वाला, इनको आप लोन दीजिए, भले इनके पास सिक्योरिटी पेपर नहीं, लेकिन आप कोशिश करिए कि इनको डेवलपमेंट का काम, तो एक तरह का नैतिक दबाव बनाता है और आपसे कहता है कि अर्थव्यवस्था में आप हमारा साथ दीजिए, यही तो कहता है। तो जब साथ देने की बात करते हैं तो ये आपका नैतिक दबाव के अंतर्गत एक्टिविटी मानी जाती है, और जिसके अंतर्गत बैंक समझाने, बुझाने और निवेदन करने और अनौपचारिक सुझाव और परामर्श देने के लिए अपनाते हैं। तो एक मीटिंग करते हैं बैंक के साथ और उनसे अपना एडवाइस मांगते हैं, तो ये नैतिक दबाव का एक्शन भी गुणात्मक साख नियंत्रण का पार्ट माना जाएगा। और हमारे पास है लास्ट जो 6 पॉइंट है, विज्ञापन तथा प्रचार नीति। इसके माध्यम से क्या होता है, लोगों को समझाते बुझाते हैं कि आखिर हम ऐसी नीतियां क्यों अपना रहे हैं। ठीक है, तो विज्ञापन तथा प्रचार के द्वारा केंद्रीय बैंक का उद्देश्य अपनी नीतियों के लिए प्रभावशाली जनमत तैयार करना होता है। ठीक है, विज्ञापन के माध्यम से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी मंशा व्यक्त कर देता कि अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन जो फैल रहा है, इसका वर्तमान में आवश्यकता क्या है, ताकि आपके ब्रेन में ये चीज न जाए कि लगातार वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य बढ़ रहा है, इससे इकोनॉमी के लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी। तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रख करके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विज्ञापन तथा प्रचार नीति का अपनाता है, ताकि आपको एक मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कि आखिर आरबीआई या कमर्शियल बैंक ऐसी एक्टिविटी को क्यों अपना रहे हैं, ताकि जो प्रभावशाली जनमत है हम लोगों को समझ में आए और हम आरबीआई का सपोर्ट करें, ताकि आपको ये ना लगे कि हमारे पीठ पीछे ऐसा कार्य किया जा रहा। तो इस प्रकार हमने देखा कि आरबीआई क्रेडिट कंट्रोल करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आरबीआई देश के विकास के एजेंडा के अकॉर्डिंग
यानी अर्थव्यवस्था की नीड्स के अकॉर्डिंग, अर्थव्यवस्था की जरूरत के अनुसार कि अर्थव्यवस्था में अगर इन्वेस्टमेंट उस अनुरूप से नहीं है जिस अनुरूप से देश की पॉपुलेशन बढ़ रही है। देखो लगातार हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही, अगर बढ़ती पॉपुलेशन को अगर हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो रोजगार नहीं मिलेगा। तो अर्थव्यवस्था में हमको इन्वेस्टमेंट करना अनिवार्य है ताकि हर साल जितना अधिक हमारे पास इकोनॉमी में पॉपुलेशन बढ़ रहा है, उस पॉपुलेशन के बढ़ने के परिणाम स्वरूप रोजगार सृजित हो सके। और दूसरी तरफ हम अर्थव्यवस्था में प्राइस इंडेक्स को भी कंट्रोल रखना है। तो इस प्रकार हम अर्थव्यवस्था में देख सकते हैं कि इकोनॉमी में प्राइस को ज्यादा बढ़ने भी नहीं देना ताकि इससे कंज्यूमर प्रभावित होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ प्रोड्यूसर इससे क्या होते हैं, पॉजिटिव प्रभावित होते हैं, अर्थव्यवस्था में निवेश की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। तो अर्थव्यवस्था की आवश्यकता के अनुसार, नीड्स के अनुसार आरबीआई अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि या कमी करता है, जिसे हम लोग साख संकुचन या साख नियंत्रण कहते हैं, और ये देश में आवश्यकता के अनुरूप कार्य किया जाता है। तो आरबीआई कमर्शियल बैंकों के माध्यम से, डायरेक्ट नहीं करती, कमर्शियल बैंकों को दिशा निर्देश के माध्यम से या तो प्रत्यक्ष रूप से मुद्रा के प्रवाह को कम करने की बात करती है जिसे परिमाणात्मक साख नियंत्रण कहते हैं, या उसकी दिशा परिवर्तित करती है जिसे हम लोग गुणात्मक साख नियंत्रण कहते हैं। इसके आधार पर एक्शन लेती है। यही आपका आज है साख नियंत्रण, जो हमने आपको टॉपिक कंप्लीट किए हैं। अब आपके